नहीं है, किस तरह से ओपन मार्केट इकोनॉमी है, राज्यों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, राज्य व्यक्ति के मामलों में कितना हस्तक्षेप कर सकता है, बाजार कितना स्वतंत्र है, कंपनियां कितनी स्वतंत्र हैं, व्यक्ति आर्थिक मामलों में कितना स्वतंत्र है, ये सब कौन निर्धारित करता है? ये संविधान निर्धारित करता है। तो सबसे पहले आपने संविधान के तमाम सारे प्रोविजन पढ़े, जैसे हम इसी में आगे चल करके संवैधानिक सुधार भी पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, ठीक। लेकिन इससे पहले कि हमें पूरी राजनीतिक प्रक्रियाओं को पढ़ना है, तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में संवैधानिक सुधार भी शामिल होता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में आपकी अर्थव्यवस्था भी शामिल होती है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में आपका जो है राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का वैचारिक निर्माण भी शामिल होता है, फॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी, कि आप किसी भी जो राजनीतिक जो दल है उसकी जो विचारधारा होती है उसके आधार पर उसका निर्माण कैसे होता है। वो कुछ हर की का अपना जो है वो विचारधारा होती है। मान लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनकी वामपंथी विचारधारा है, दक्षिण जो पंथी पार्टियां हैं उनकी अपनी विचारधारा, उसके आधार पर दलों का निर्माण होता है। तो भारत में जिस परिप्रेक्ष्य को हमको आज पढ़ना है, राजनीतिक प्रक्रिया की जिस परिप्रेक्ष्य को पढ़ना है, उन राजनीतिक प्रक्रियाओं में ना हम अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, ना दबाव समूह को पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक दल को, कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनका निर्माण किस तरह से हुआ, कब हुआ, किस सन में हुआ, किस तरह से हमारे यहाँ पार्टी व्यवस्था जो है सेफ थी। जैसे इस संदर्भ में अगर हम इंग्लैंड को देखें, किसी भी, पहले तो आप ये जानिए कि राजनीतिक दल होते क्या है, राजनीतिक दल का महत्व क्या है। हम भारत में हमें जानते हैं कि हमारे यहाँ एक औपनिवेशिक शासन बहुत दिनों तक चला, साम्राज्यवादी व्यवस्था रही। अंग्रेज सन 1600 ईस्वी में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे। इन सब जो मुद्दे हैं इनको आप चूंकि रिगार्ड भी कर रहे हैं तो इनको अपनी तरीके से लिख लीजिएगा, कि जब ये बिंदु लिखते रहेंगे, मान लीजिए अभी समझा रहे हैं तो नहीं लिख पा रहे तो इनको लिख लीजिएगा कि सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होती है तो दक्षिण भारत के साइड में आए, गोवा, इधर सूरत, इन सब साइडों में इन लोगों ने अपना पैर फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे आपके बंगाल और इसके अलावा जो है चेन्नई, मद्रास और इस तरीके से धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व फैल गया। अंग्रेजों ने भारत में तमाम सारे कानून, नियम, उपनियम बनाए। उनके यहाँ जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के यहाँ जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है कि सैद्धांतिक रूप में या व्यवस्थित रूप में राजनीतिक प्रणालियां सन 1215 ईस्वी से जो है स्थान लेना शुरू हो गई थी। मैग्ना कार्टा नाम का एक कानून आया जिसने पहली बार वहां मानव अधिकारों की घोषणा की। हालांकि जो दावे किए जाते हैं, शशि थरूर की किताब है पैक्स इंडिका, तो पैक्स इंडिका को अगर आप पढ़िए, जो उन्होंने इसीलिए लिखा है कि जो भारत में लोकतंत्र है, जो भारत में संस्थाएं हैं, जो भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, बेसिकली संस्थाएं तो हैं ही, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो लोगों के प्रतिनिधित्व की बात है, लोगों को डिस्कशन का जो माहौल देने की बात है, वो सब बहुत पहले से शुरू हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वहां से कहते हैं कि हमारे यहाँ जो विलेज पंचायत है उनका प्रादुर्भाव हो गया था। इसी तरीके से आप मौर्य काल में आइए, जनपद, विशाह, तमाम सारे ऐसे उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं। तो वो पैक्स इंडिका में बताते हैं कि ऐसी कोई नई घटना नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थित और सैद्धांतिक रूप में जिसे लिख करके रखा जाए या जिसे लोगों के द्वारा पारित किया जाए, इस संदर्भ में जो है वो हम कह सकते हैं कि विधायिका का जन्म, एक कार्यपालिका का जन्म अंग्रेजों के समय से भारत में बनना शुरू हो गया। ठीक, तो इसमें जो सुधार हुए मूल रूप में सन 1919 में विधायिका बनी। हम ये जानते हैं कि संवैधानिक विकासों में सन 1771 और 73 से जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, वहां से भारत में संवैधानिक विकास का प्रादुर्भाव हुआ। और इसके बाद तमाम एक्ट बीच में भारत परिषद अधिनियम के नाम से आते रहे, भारत सरकार अधिनियम के नाम से आते रहे 1935 तक। इन लोगों ने काफी, इन सब नियमों ने, इन कानूनों ने, इन जो है नियमों ने भारत में जो संवैधानिक विकास है उसको एक लेवल पर बढ़ाने का काम किया। हम ये कह रहे हैं कि चूंकि वहां पर लोकतंत्र का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो धीरे धीरे वहीं पर पार्टी पॉलिटिक्स का भी जन्म हुआ। वहां दो दलों का उद्भव और विकास हुआ। जो परिवर्तन को मानने वाले दल थे उनको कहा गया कि ये लिबरल हैं, लिबरल पार्टी का गठन हो गया। और जो लोग परिवर्तन को नहीं मानते थे उनको माना गया कि वो कंजर्वेटिव है, यानी अनुदारवादी है। ठीक, तो वहां दो पार्टियां आज भी हैं, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। बाद में वहीं पर लेबर पार्टी का गठन हो गया जब वहां मजदूर आंदोलन शुरू हुआ, जब कम्युनिज्म थोड़ा थोड़ा वहां आना शुरू हुआ। तो फिर तो इसीलिए जो विचारधाराएं हैं, जैसे मैंने कहा कि विचारधाराओं के नाम पर दलों का निर्माण होता है। ठीक है, अब विचारधाराओं के नाम पर निर्माण होगा तो उन विचारधाराओं को जानने और मानने वालों की जनता में संख्या भी होगी, ये बात साफ है। दलों के निर्माण होने से सीधा सीधा बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टियां बनती हैं वो इस नाम पर बनती हैं कि हम इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का
समाज के इस अनुभाग का, समाज के इस तबके का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे इंग्लैंड में जब वहां एक प्रकार का लेबर आंदोलन शुरू हुआ, तब लेबर पार्टी का जन्म हुआ। ये लेबर पार्टी है ये, जो मजदूरों के हितों की बात करेगी, ठीक है। या दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स है, वो जो अनुदारवादी जो लोग हैं, जो विचारधारा है, जो बहुत ज्यादा परिवर्तन पसंद नहीं है, जो ट्रेडिशनलिज्म को मानते हैं, उनके संबंध में विचार करेगी। एक दूसरे वाले जो लेबर, जो मैं लिबरल जिनकी बात कर रहा हूँ, लिबरल पार्टी, वो किसकी बात करेंगे? तो लिबरल पार्टी उन लोगों के विषय में बात करेगी जो परिवर्तन पसंद है। तो एक विचारधारा के नाम पर जो है दलों का निर्माण होता है। अब चूंकि संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता इंग्लैंड है, और संसदीय व्यवस्था के साथ साथ पार्टी राजनीतिक दलों का भी जन्मदाता वही है। संसदीय व्यवस्था की एक अच्छी खासी जो खूबसूरती है वो ये है कि संसद में नियमों और कानूनों का निर्माण जनता के प्रतिनिधि करते हैं। जनता के प्रतिनिधि वहां बैठ करके नियमों और कानूनों का निर्माण करते हैं। जनता का प्रतिनिधि कौन होगा? जनता की विचारधारा को प्रभावित करके वहां प्रतिनिधि बनकर के पहुंचेगा कौन उस स्थिति तक? उस सब संदर्भों का निर्माण बिना जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं हो सकती, बिना राजनीतिज्ञों के नहीं हो सकती। तो एक विचारधारा के नाम पर हम ये कह रहे हैं कि इसलिए जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स का जन्म होना शुरू हुआ कि कुछ लोग चुनाव में लड़े, जिनको पार्टी डिसाइड करे, जो पार्टी के लिए काम करे, विचारधारा के लिए काम करे। भाई ये भी है ना कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी पार्टियां करती हैं, राजनीतिक पार्टियां। कि जैसे मान लीजिए कि एक ही अगर ये हो कि सब जनता में एक ही कोई पार्टी का गठन हो जाएगा, एक ही विचारधारा आ जाएगी, तो ये माना जाएगा कि उसी ने गठन किया, वो लड़ रही है, वो डोमिनेट कर रही है, लोगों को तानाशाही टाइमी तरीके से जो है डील कर रही है। अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अगर होंगी तो ये रहेगा कि हर व्यक्ति के विचारों को वहां प्रतिनिधित्व वहां की संसद में मिल रहा है। जब नियम और कानून बन रहे हैं तो उस पर चर्चा हो रही है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए आ गया, इंग्लैंड में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंग्लैंड में मल्टी पार्टी सिस्टम है, माने बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। बहुदलीय बहुत दल पाए जाते हैं, बहुत सारे। हालांकि इंग्लैंड में जो दलीय प्रादुर्भाव हुआ या जब दल व्यवस्था वहां पर निर्मित हुई, तो शुरू में हमने आपको बताया कि वहां कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी पार्टी और दूसरी तरफ जो आपका लिबरल है यानी उदारवादी पार्टी, यही दो पार्टियां वहां शुरू में बनी थी। सन 1974 तक इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो चलता रहा, हमें मान सकते हैं, ठीक है। जैसे बीच में एक लेबर पार्टी बन गई लेबर मूवमेंट से, हम 1974 नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं बीच में लेबर पार्टी का गठन भी हो गया। जब ये मार्क्सवादियों ने अपनी ये बात करना शुरू की कि जो अब जो है क्रांति आ जाएगी विश्व स्तर पर, ठीक है, अब क्रांति आ जाएगी। क्रांति ये होगा कि वो उठा करके जो पूंजीवाद को तोड़ देगी, पूरी व्यवस्था को, मजदूरों का शासन आ जाएगा। तो उसी में आगे चल के स्टालिन ने जो है वो दल की बात की कि ये कौन चेतना लेकर के आएगा मजदूरों में, दलीय चेतना कौन लाएगा, इकट्ठा होने की चेतना कौन लाएगा, राजनीतिक चेतना कौन लाएगा। तो उसने दल की बात की, ठीक है। स्टालिन, लेनिन ये सब उसकी बात करते हैं। तो दल जो है, जो दल तंत्र है, उसकी बात जब कम्युनिस्ट विचारधारा में भी होना शुरू हो गई, तो इंग्लैंड में भी चूंकि कम्युनिस्ट आंदोलन में स्थान लिया अपना, क्योंकि वो भी पूंजीवादी राज्य था, वहां पर इन्हीं लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक लेबर पार्टी वहां भी बन गई, ठीक है। 19वीं जो शताब्दी है उसके प्रथम दशक में ये सब परिवर्तन वहां पर होते हैं। कालांतर में आपको पता चलता है कि क्लीमेंट एटली जो है वो विंस्टन चर्चिल के बाद में प्रधानमंत्री बनते सन 1945 में, वो लेबर पार्टी के थे। तो लेबर पार्टी भी आ गई। तो अब ये हुआ कि नहीं, तो अब क्या हुआ कि या तो कंजर्वेटिव पार्टी या तो लेबर पार्टी। अभी तो लिबरल थोड़ा बहुत वोट पाते थे, उनका वोट शेयर ज्यादा नहीं होता था। लेकिन 1974 तक आते आते, क्योंकि इंग्लैंड की राजनीति में बहुत सारे मान लीजिए इधर जो स्कॉटलैंड एंड वेल्स ये सब भी उसका भाग थे, वहां पर धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टियों का जन्म हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड जो है रिपब्लिक पार्टी, आयरिश रिपब्लिक पार्टी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, इन सब तमाम सारे ऐसे राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव शुरू हुआ और इन्होंने वहां मल्टी पार्टी सिस्टम को जन्म दिया। हम चूंकि उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी इन्होंने धीरे धीरे मल्टी पार्टी सिस्टम को ही बढ़ावा दिया था। वहां 1974 में आया, यहाँ संविधान लागू होने के साथ ही आ गया। हमारे संविधान में मल्टी पार्टी का गठन है, लेकिन जो बहुदलीय व्यवस्था है उसमें भी दो प्रकार की जो पार्टियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। संविधान में दो पार्टियों का उल्लेख आपको मिलता है, दो राजनीतिक दल होंगे, सब पंजीकृत होंगे, सभी को जो है पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिनको एक जो है वो सिंबल मिलता है जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि भारत में शुरू में ये था कि किसी तरीके से जो है जो चुनाव कराना है उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन 324 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उसको रखा गया, अनुच्छेद 324 में। और जिसने इन लोगों को सिंबल देना शुरू किया, तो उसी ने जो संविधान के नियम उपनियम हैं
उसके आधार पर डिसाइड किया है निर्वाचन आयोग ने कि वो लोग अलग अलग पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का वो टैग देंगे उसको कि ये क्षेत्रीय पार्टी है या ये राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक, तो इसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें दो चीजें हमको डिस्कस करनी है, रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी। तो कुछ ये नेशनल जो आपकी जो रीजनल जितनी भी रीजनल पार्टी का तो टैग किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी नेशनल रीजनल पार्टी का टैग मिल सकता है। कोई भी जो क्षेत्रीय दल हो जाता है मोस्ट प्रॉब्ली एक बार आपका पंजीकरण हो गया और आप जो है अगर आपका प्रतिनिधित्व 4% के आसपास आपका जो है वो आ जाता है वहां की विधानसभा में, तो आप एक क्षेत्रीय पार्टी कहलाने लायक आप जो है वो टैग हासिल कर लेते हैं। या तो आपको 4% वोट मिल जाए या 4% सीटें मिल जाए। ठीक है, तो वो आप ये मानते हैं कि आपको वहां टैग मिल जाना चाहिए जो है वो क्षेत्रीय पार्टी कहलाने का। हालांकि अब भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो एकदम कुकुरमुत्ते की तरीके से नए नए दल जो है वो उभर रहे हैं, बहुत सारे दलों का प्रादुर्भाव हो गया है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जो भी क्षेत्रीय और राजनीतिक पार्टी होती है, हम ये कह रहे हैं कि बिना विचारधारा के राजनीतिक पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का जन्म नहीं होता है। ठीक है, हर चीज के जन्म के पीछे अपना जो है विचारधारा होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी देखना शुरू करेंगे कि जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आप हैं, उत्तर प्रदेश का जो इस समय सबसे बड़ी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है वो कौन है? समाजवादी पार्टी। एक ऐसी यहाँ क्षेत्रीय पार्टी पहले थी जो आज के दौर में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, बसपा, बहुजन समाज पार्टी। जो मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें शुरू में उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीति करना शुरू किया। इसके बाद में उसने उसको बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया गया, बहुजन की बात कर रही है वो। और उसने पॉलिटिक्स की जो कांसीराम जी हैं उसके संस्थापक माने जाते हैं। सन 1970-74 के दौर में उन्होंने उसको स्थापित किया और बाद में मतलब उन्होंने पार्टी की विचारधारा के रूप में उसको जन्म दिया, जो आकर के 80 के दशक में सन 1984 में संभवतः 83 में संभवतः ये जो है पार्टी के रूप में इसका गठन हो गया। और इसके बाद बहन कुमारी मायावती 3-4 बार उसकी मुख्यमंत्री भी जो है वो बनी है। फिर बाद में चूंकि कई जो है मतलब जितने भी आपके ये रहे हैं देश में कई राज्यों में उसके जो है उसको लोकसभा की सीटें मिलना शुरू हो गई, 4% से ज्यादा कई जगह उसने विधानसभाओं में वोट पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो मतलब उसको क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी भी मतलब वो जो उसका अब का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर हो सकता है कि वो कालांतर में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुके हैं। ये अधिकार भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके पास सुरक्षित है कि वो किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है, किसको वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है। ठीक है, पंजीकरण और सिंबल भी वही देता है। आप तो जिस क्षेत्र में इस समय है मतलब अभी तो आप देख लीजिए जिस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं ये पूरा अवध प्रांत, उसमें आपका अमेठी ये सब आता है, प्रतापगढ़ पास में है। प्रतापगढ़ में अभी एक नई पार्टी का उभार हुआ है जिसमें जो राजा भैया है उन्होंने पार्टी बना लिया। इसी तरीके से जो समाजवादी पार्टी से टूट करके बने उन्होंने एक पार्टी बना ली। तो ये सब अभी क्षेत्रीय पार्टी का टैग भी नहीं पाए होंगे। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आपके यहाँ अपना दल है, क्षेत्रीय पार्टी है अपना दल उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी यहाँ जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल जानते होंगे आप, चौधरी अजीत सिंह जो उसको संचालित कर रहे हैं और उसमें जो है जयंत चौधरी हैं जिन्होंने इस बार सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। ठीक, राष्ट्रीय पार्टियों में अगर हम भारत स्तर पर बात करें तो कुछ प्रमुख है जिनमें आपका जो सबसे पुरानी पार्टी है जिसका 1885 में गठन हुआ था वो आपका है कांग्रेस। ठीक है, जो कांग्रेस है जिसको हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस। और दूसरी एक है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन किया गया था। तो ये 80-83 में हम देख लेंगे कि संभवतः कि 83 में शायद मतलब भाजपा आई कि 80 में जो है बसपा आई। ये थोड़ा अभी हम कन्फ्यूजन इसको खत्म करते हैं। ठीक है, हम आपको बता देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा तथ्यात्मक है, इस चीज़ को जरा देख करके ही बताना पड़ेगा। ये भारत में राजनीतिक प्रणाली में जो दल है, दल व्यवस्था के आगमन और प्रादुर्भाव को इस तरीके से हम देख सकते हैं दो रूपों में जो हमारे सिलेबस में है कि आपको रीजनल पार्टी पढ़नी है, आपको पॉलिटिकल पार्टी पढ़नी है और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कई बार गठबंधन से जो सरकारें बनती है उसमें राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के साथ भी बन जाती हैं। लेकिन भारत में इस समय भी अगर देखने की कोशिश की जाए तो द्विदलीय व्यवस्था एक प्रकार से है, डोमिनेटेड स्तर पर। ठीक है, किसी भी राज्य में दो ही दल पाए जाते हैं मूल रूप में, दो दल आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल है। भारतवर्ष में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वहां पर भी दो दल ही पाए जाते हैं जिनमें तो भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी के लाई है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, और एक जो है वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए जिसको हम कहते हैं।
ठीक है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए जो कांग्रेस के जो है नेतृत्व में चल रहा है, और दूसरा जो आपका है इधर कुछ राष्ट्रीय पार्टियों क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा बना हुआ है जिसको हम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। और उनका है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसको हिंदी में हम कहेंगे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये दो गठबंधन यहाँ बन गए हैं। तो मूल रूप में मुझे लगता है कि द्वि पार्टी सिस्टम यहाँ भी है, यही चल ही रहा है। एक समय तो भारत में एक पार्टी सिस्टम ही था, यहाँ पर जो है वो पूरी जो आपकी कांग्रेस है वो कैचाल पार्टी के रूप में उभर चुकी थी, और वो भारत में मतलब इंडिया इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया, लाइक जो है उस तरह की टर्मिनोलॉजी चल रही थी भारत में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर परिवर्तन होना शुरू हुआ और अलग अलग दलों की स्थिति जो है वो परिवर्तित होती चली गई। वो मतलब यहाँ डेमोक्रेटिक अफसर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि भारत में जो दल प्रणाली है उसका प्रादुर्भाव भी अलग तरीके से हुआ। जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो जन्म है वो राष्ट्रीय आंदोलन की उपज था, ठीक। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो एक विपक्षी पार्टी के रूप में हम ये देखते हैं कि जो आपका जो मतलब इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं बहुत ज्यादा नंबर में जीत करके आए, और विपक्ष तो कभी मतलब अच्छा खासा होता है लेकिन पार्टी के रूप में कोई बहुत ज्यादा यूनाइट नहीं हो रहा होता। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जो एक वामपंथियों की भारत में पार्टी कही जा सकती है। सन 1956 में फिर जनसंघ का गठन हुआ, भारतीय राजनीति इस तरह से टेक प्लेस कर रही थी, और तब तक कांग्रेस का भारतीय राजनीति में एक प्रकार का डोमिनेंस था। ये 1969 तक चला। 1969 तक भारत में विपक्ष का भी अभाव था, कोई पार्टी इतनी स्तर पर उभर नहीं पाई कि वो मोर देन 10% ऑफ दी सीट्स जो है वो जीत सके पार्लियामेंट की। जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा का 10% से अधिक सीट जब आपके पास होगा, कम से कम 55 जब आपके कम से कम सदस्य होंगे, तब आप विपक्ष में बैठने वाले दल के रूप में जाने जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। तो कोई पार्टी तब तक 1947 को अगर इग्नोर कर दिया जाए, जो उस समय जो सेपरेट मतलब जो इंडिपेंडेंट जो आपके एमपीज हैं जिनको स्वराज दल कहते हैं, स्वराज दल के सबसे ज्यादा उस समय एमपीज थे कांग्रेस के बाद में, वो सब जीत करके आए थे जिनकी संख्या 55 से संभवतः ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद भारतीय राजनीति में यह नहीं हुआ कि कभी दूसरे दल ने कांग्रेस को मजबूती से टक्कर दी हो। लेकिन 60 के बाद कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर के 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, और इन सब तमाम सारी मूलभूत समस्याओं को लेकर के राष्ट्रीय मतलब जो क्षेत्रीय दल है उनका उभार शुरू हो गया। और 66 तक आते आते जहां पर किसान आंदोलनों ने जो है वो आधार लेना शुरू किया, तो कुछ पिछड़ी पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो बैकवर्ड कास्ट है, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने अपने जो है चूंकि किसान पार्टियां थी, जैसे आपको पश्चिमोत्तर है तो पश्चिमोत्तर प्रदेश जो है उसमें किसान आंदोलन बढ़ा। किसानों के नेता बनकर के उभरे चौधरी चरण सिंह, जो आपके आकर के सन 1977 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल का उन्होंने गठन किया। ऐसे ऐसे जैसे कि आपका जो है कांग्रेस को भी चैलेंज मिलना शुरू हो गया। पंजाब में नए दल बने जिसमें आपका जो है वो तो पुराना ही था, खैर कि उसने जीतना शुरू कर दिया, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल उसने चैलेंज करना शुरू कर दिया कांग्रेस को, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्रीय दलों का गठन शुरू हो गया। इसी तरीके से बिहार में चैलेंज मिलना शुरू हो गया कांग्रेस को। तो आप देखते हैं कि 1967 से 1976, 75 तक 56-57 बार इनको राज्यों में आपातकाल लागू करना पड़ा मिसेज इंदिरा गांधी। उसका कारण यही था कि चूंकि ये जो पार्टियां थी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल से उनका उभार हुआ, उनके मुख्यमंत्री बने, इसलिए इस पूरी पार्टी पॉलिटिक्स को पढ़ करके आप भारतीय राजनीति के बारे में जान सकते हैं। तो ये भारत में जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, जो गठबंधन बने या जो विचारधारा के आधार पर चीजें बनी, उनके संदर्भ में हम अभी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा दल पढ़ेंगे जिनको हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानते हैं। सबसे पहली जो पार्टी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है उसका नाम क्या है? कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लिखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये वो ह्यूम नाम के विद्वान हैं जो अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और उस समय इसको कांग्रेस के नाम से जाना गया। तो उसके जो मतलब जो है शुरू में ये माना जाता था कि ये अपनी जो स्थापना के समय ये बुद्धिजीवियों का एक संगठन थी,
इट वॉज हैपेंस टू बी द ग्रुप ऑफ सम इंटेलिजेंट पीपल्स ऑफ इंडिया। और ये वो ह्यूम को इसको स्थापित करने के पीछे बाद में तमाम सारी टिप्पणियां भी हैं। ये माना जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो उद्भव और विकास एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं हुआ था। उसका जो उद्भव और विकास है वो हुआ था भारतीय स्वतंत्रता के एक मोर्चे के रूप में, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले एक मोर्चे के रूप में। ये बहुत सारा इंडियन एसोसिएशन, मद्रास सभा, महाजन सभा, ये जो तमाम सारे संगठन बन रहे थे उन्हीं का एक विकसित स्वरूप था। हमने मानते 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। बाद में जो है लाला लाजपत राय ने किताब लिख करके कहा कि इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने इसलिए बनाया कि इसमें जो विचार प्रणाली चले उसके आधार पर यह समझा जा सके जो भारतीय हैं उनके मन में क्या चल रहा है। जिससे ये है कि जो 1857 में जो गदर हुई, अचानक से जो इनके जो खिचड़ी फूटी एक प्रकार की, तो वो जो क्या पच रही है खिचड़ी उसको पता लगाया जा सके। कुकर में जो खाना पकता है वो अगर उसमें कुछ मामला गड़बड़ा रहा है, फूटने योग्य है कुकर, तो कुकर फूटने से पहले सेफ्टी वाल्व फूट जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मतलब 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद अंग्रेजों के दिमाग में आया कि भारतीय बुद्धिजीवियों के मन में क्या चल रहा है या भारतीय जनता के मन में क्या चल रहा है, अगर ये हमको जानना है तो हमको एक दल का गठन कर देना चाहिए, संगठन बना देना चाहिए जहां पर इनके सारे बुद्धिजीवी बैठा करें, जो इस बात पर चर्चा करें कि वास्तव में भारत की जनता क्या सोच रही है, तो हमको पता रहे ताकि हमारी जो सरकार है वो आगे सस्टेन कर सके, हम जानते रहेंगे। तो पूरे देश में किसी विद्रोह की जो ज्वाला है वो फटने से पहले हमको एक सेफ्टी वाल्व जो कांग्रेस है उसके थ्रू ये पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन बाद में जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो यही जो कांग्रेस है, चूंकि ये इस समय तत्कालीन जो आपका आज़ाद भारत है उसमें तमाम सारे राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक केंद्र थी। बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता इसमें थे जिनमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू थे, जिनमें आपका राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। उसमें तो गांधी भी थे कांग्रेस का अंग, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस का अंग रहे। ठीक है, ये सब लोग कांग्रेस का उस समय का तत्कालीन कांग्रेस का अंग थे। इस लोगों ने मिलकर के इस पूरी पार्टी को आगे बढ़ाया। हालांकि ये बात सच है कि जब 1947 में देश आजाद होता है उसी समय, ठीक उसी समय गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस का जो बनने का मतलब था वो हो गया है खत्म, अब कांग्रेस को तोड़ देना चाहिए। लेकिन चूंकि जिन लोगों को अपना ही साधना था उन्होंने वो गांधी का बहुत ज्यादा माना भी नहीं गया है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि कांग्रेस के तो गांधी आजीवन है, लेकिन कांग्रेस गांधी कभी नहीं रही, वो गांधी का तो कभी इन लोगों ने सुना भी नहीं। खैर ये तो अलग बात है ना। ये माना जा रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी रही और आप ये जानते हैं कि लंबे समय से वो फिर वो चलती चली आ रही है। सन 1996-95 के दौर में आकर के, 98 के दौर में आकर के, मतलब ये जो आपका 19वीं मतलब जो 20वीं शताब्दी है के अंतिम दशक में इसी कांग्रेस ने एक बनाया जिसको हम कहते हैं आपका यूपीए, है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसका नाम भी हमने बताया था, जिसमें सोनिया गांधी उसकी अध्यक्षता की, है ना। जब हारने लगे ये लोग जो है आपका एनडीए से हारने लगे, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका गठन कुल मिलाकर के जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था। तो जब उसकी सरकार बनी तो इन लोगों ने यूनाइट होने के लिए कई दलों के साथ मिलकर के, इसमें कई राष्ट्रीय दल भी, आज के दौर के जो राष्ट्रीय दल है उसमें कई इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो कांग्रेस में तमाम सारे परिवर्तन होते रहे। एक बार तो ये था कि कांग्रेस में पूरी एक लीडरशिप थी। हमने 1947 की कांग्रेस बताई, पहले तो ये उस उद्देश्य की गई थी कि भारत को स्वतंत्रता दिलाएं। 1947 की कांग्रेस मैंने ये बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य जो होता है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के साथ साथ पावर में आने की कोशिश करते हैं, सत्ता में आए तो वो जो परिवर्तन चाहते हैं या जिस विचारधारा पर वो चल रहे हैं उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हर पार्टी का जो है अपना एक एजेंडा, राष्ट्रीय हित भी होता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय हित के विषय में वो सोचते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं सोचती है। राष्ट्रीय पार्टी सदैव सोचेगी उस संदर्भ में, जो भारत की भी राष्ट्रीय पार्टियां वो क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठ करके सोचती हैं, तो उनमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस के अपने। लेकिन कांग्रेस के दूसरे तरफ ये है कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बहुत सारे और आयाम भी थे, क्षेत्रीय प्रश्रय भी उन्होंने दिए, क्षेत्रीय पार्टियों के उभार में भी उन्होंने रोल प्ले किया। 1947 के बाद एक राजनीतिक पार्टी बन गई, पहले राजनीतिक पार्टी नहीं थी, 47 के बाद में राजनीतिक पार्टी बन गई और अब इसका यह चुनाव जीतना इसका लक्ष्य हो गया। चुनाव प्रचार करते थे, राजनीतिक सामाजिकरण करते थे समय समय पर।
अब ये 1947 से लेकर के जो आपका पार्टी है सन 1963 तक अनवरत चलती रही। जब तक जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वहाँ एक वन पार्टी डोमिनेंस रहा। हमें कह सकते हैं एक जो है वो ये वन मैन डोमिनेंस हम उसको कह सकते हैं। एक व्यक्ति का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी पर रहा, उनकी बात सब लोग सुनते थे। हालांकि वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी, इसमें डाउट नहीं है, तो पूरा लोकतांत्रिक माहौल था कांग्रेस में। लेकिन बहुत बार नेहरू जी बहुत बातें नहीं सुनते थे जनता की सुनते भी हो तो नेताओं की तो बिल्कुल नहीं सुनते थे। 1963 में जब तक जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु नहीं हुई थी, उसी समय कामराज एक योजना आई 1963 में, मान के चलिए कांग्रेस विद इन कांग्रेस, और कामराज जी ने एक लीडर के रूप में नेहरू जी को चुनौती देना शुरू किया कि भाई तुम ही क्यों सर्वस्वीकार्य लीडर हो, हम क्यों लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि वो एक मतलब शक्तिशाली लोकप्रिय प्रभुत्व के रूप में वो बनकर के उभरे और उन्होंने ये कहा कि हमको जो है हमको भी प्रतिनिधित्व चाहिए, है ना। 1963 में जब ये कांग्रेस की जो है लोकप्रियता भी इस समय कम होना शुरू हो गई थी, तो शक्तिशाली प्रभाव बनाने के लिए अपना, जैसे लोकप्रियता कांग्रेस की कम होने लगी तो उन्होंने के कामराज जो है अपना शक्तिशाली प्रभाव बनने के लिए आ गया है और उन्होंने कहा कि जो है हम मतलब जो है वो आपको प्रभावित करेंगे, मतलब कांग्रेस में हमारा भी रोल होना चाहिए, हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आगे आगे देखिए, जैसे उसमें जो मूल रूप से कुछ लोग ऐसे थे जिनका इन्होंने मतलब जिनके साथ मिलकर के इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि संघ बना लिया, जिनमें इनका साथ देने लगे आपके जो मोरारजी देसाई, इसमें इनका साथ देने लगे जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, इसमें इनका साथ देने लगे आपका यश पाटिल जी। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, संघ बनाया और इन्होंने उसको एक मतलब जो है वो सौंप दिया, ठीक है। इसमें आपका मतलब एक हम ये मान सकते हैं कि जिनमें मतलब इनके साथ एक ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे और ये जो मोरारजी देसाई थे, ये बाद में कहीं कांग्रेस के विरोधी हुए, जवाहरलाल नेहरू के समय में बहुत ज़्यादा विरोधी बनकर के उभरे नहीं थे। इस समय जो के कामराज के साथ काम करने वाले जो मुख्य रूप से लोग थे, जो एकदम विद्रोही के रूप में सामने आए या जिन्होंने अलायंस बनाया के कामराज के साथ, एक विद्रोही अलायंस जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, उन लोगों में कुछ नेता शामिल थे जिनका नाम आप लोगों को लिख लेना चाहिए। के कामराज जी थे जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, बीजू पटनायक थे, चंद्रभान गुप्ता थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, विनोदानंद झा थे, है ना। ये जो है वो मतलब ये मतलब एक मतलब चलिए उन्होंने अपनी एक पूरा संगठन एक तैयार किया, ठीक है। 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो कांग्रेस में एक और नया कलेवर परिवर्तन हुआ। तो उस समय नेता का चयन करना भी कठिन हो गया था, क्योंकि नेहरू जी ने कभी अपने किसी उत्तराधिकारी की पार्टी को घोषणा की नहीं थी। हालांकि के कामराज एक नेता के रूप में उभर रहे, मैंने कहा कि कामराज जो है वो जब कांग्रेस की लोकप्रियता कम हो गई तो वो निकल करके आए आगे, चैलेंजेस को उन्होंने टेक प्लेस करने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे वो इनके खिलाफ भी खड़े होने लगे एक बड़े चेहरे के रूप में। के कामराज इन सब नेताओं के साथ मिल करके वो इंटरनली वो दिखा रहे थे कि बहुत मजबूत आदमी हूँ, लेकिन कोई कभी उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ। वर्ष 1964 में पार्टी के जो मुख्य दावेदार थे मोरारजी भाई देसाई, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में संस्तुति प्रदान कर दी, ठीक है। वो क्या बन गए, मोरारजी देसाई भी उसमें सहयोग में रहे, लेकिन उन लाल बहादुर शास्त्री क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए सन 1964 में, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री की जब जो है वो मृत्यु हो गई सन आप जानते हैं 1967 में, ठीक है, 1966-67 में इनकी जब मृत्यु हो गई, मतलब 65 में ही डेथ हो जाती है, 65 में डेथ हो जाती है ताशकंद में। तो 1966-67 में कांग्रेस का एक नया कलेवर फिर से सामने आता है। तो द्वंद्व किस चीज का चलता है ना, जो है कुल मिलाकर के फिर कांग्रेस में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। अब जो द्वंद्व शुरू होता है वो होता है मोरारजी देसाई और इंदिरा के बीच में। हम ही कह रहे हैं कि कभी भी यहाँ उत्तराधिकारियों का चूंकि घोषणा नहीं हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री संघ सरकार का एक अंग थे, मंत्री भी रहे वो जो है नाम नेहरू जी के सरकार में, तो वे एक तौर पर एक घोषित नेता थे, इसमें डाउट नहीं है। मोरारजी देसाई एक बड़े नेता थे, कि कामराज वगैरह एक मुख्यमंत्रियों का ग्रुप तो था, लेकिन ये कभी इस रूप में नहीं उभर करके सामने आए, बहुत मजबूत लीडरशिप थी, नेशनल लीडरशिप के रूप में। लेकिन मोरारजी देसाई एक बड़े नेता थे। तो जब इंदिरा जी आई तो मोरारजी देसाई ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया और एक कांग्रेस में दो फाड़ अपने आप में हो गए। ये कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स रही, उसमें दो फाड़ बन गए, जिनको कहा गया कि एक मतलब जो है वो सिंडिकेट्स हो गए और एक दूसरा जो है वो कांग्रेस इंदिरा हो गई। सिंडिकेट्स पे आपका मोरारजी देसाई उसका नेतृत्व करने लगे और दूसरी तरफ इंदिरा जी हो गई, जो इंदिरा जी उसका नेतृत्व करना शुरू कर दी। इस पर काफ़ी जब आप
पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की किताब पढ़ेंगे रजनी कोठारी की, तो इन सब विषयों पर वो काफ़ी बातचीत भी करता है कि किस तरह से कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज कांग्रेस और किचन कैबिनेट और तमाम सारी बातें जो है भविष्य में, क्योंकि इंदिरा जो है डोमिनेट करना शुरू कर दी थी, इंदिरा ने बहुत सारा काम इस तरीके से किया। लेकिन जो है अब एक मान लीजिए कि जब धीरे धीरे भारत में द्विदलीय प्रणाली का उभार यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ तक तो कांग्रेस अपने आप को बना करके चल रही थी, लेकिन 1967 में कांग्रेस के सामने पहली बार चैलेंज आया, जब यहाँ नेतृत्व का अभाव हुआ, जब हमें कह रहे हैं कि एक जो है मतलब एक उत्तराधिकार का अभाव होना शुरू हुआ, तो एक मोरारजी देसाई दूसरी तरफ चले गए और इन्होंने मिल करके फिर इन लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया, भाई लोकप्रियता धीरे धीरे कांग्रेस की घटेगी। और पहली बार 1967 में जब जो है चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो सबसे न्यूनतम सीटें प्राप्त हुई, हाँ कांग्रेस को 283 सीटें इसको मिली। सोचिए मतलब जो कांग्रेस एक दौर में एक तरफा जीत लेती थी चुनाव, 283 सीटों पर आकर के सिमट गई। और लेकिन ये हुआ कि 1967 में जब ये जीती इतनी सीटें, तो पुनः इंदिरा जो है वो प्रधानमंत्री बन गई। और 1969 में आकर के कांग्रेस का हो गया विभाजन, और कांग्रेस का विभाजन जो हुआ उनमें मैंने जिनका नाम आपको बताया, मोरारजी देसाई है, नीलम संजीव रेड्डी हैं, इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस ओ का निर्माण किया। ठीक, कांग्रेस ओ बना दिया। एक कांग्रेस आई बन गई और एक कांग्रेस मतलब ओ बन गई। कांग्रेस जिसको बाद में जो है कांग्रेस, पहले इसको कहा गया कांग्रेस आर, फिर यही कांग्रेस बाद में आई हो गई कांग्रेस इंदिरा। ठीक, पहले इसको कांग्रेस आर कहा गया, इन्होंने कांग्रेस ओ बनाया। मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, इन लोगों ने मिल करके, उसमें आपका जो है जगजीवन राम जी भी थे, इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस ओ बनाया। तो इधर कांग्रेस आर, जो बाद में कांग्रेस आई बन गई। ठीक है, तो मूल रूप से इसका विभाजन हो गया। उसका कारण ये था कि जो है जो सिद्धांत था, एक संघर्ष था नेताओं के बीच में, वरिष्ठ नेताओं के बीच में। वर्ष 1967 के बाद कांग्रेस में समाजवादी एवं उदारवादी नीतियां अपनाने के संबंध में जो है विवाद हुआ, मूल रूप में लेकर के। तो समाजवादी नीति को अपनाने के समर्थक नेता थे आपके चंद्रशेखर, ठीक है, जिनको युवा तुर्क भी कहा जाता है, रामधन और कृष्णकांत, ठीक है, जो युवा तुर्क के रूप में जाने गए। और दूसरी तरफ उदारवादी नीतियों को अपनाने के समर्थक जो आपके थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये उस समय तक आने के बाद में ये हुआ कि कांग्रेस को चैलेंज मिलना शुरू हो गया। हालांकि 71 की जो चुनाव है उसमें कांग्रेस ने फिर से चुनाव जीत लिया, 70 के दशक में कांग्रेस ने जो है जीत लिया। लेकिन आप ये जानते हैं कि 70 के बाद के दशक में कांग्रेस एक जो है कमजोर पार्टी के रूप में आ गई। 77 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर भी हो गई। नेशनल पार्टी के तौर पर पहली बार जो है वो जनता दल की गवर्नमेंट बनी। ठीक, और जनता दल की गवर्नमेंट बनी 1977 में, द्विदलीय पद्धति का आगमन हो गया जी। 77 में जब जीते ये लोग, पहले तो ये द्विदलीय पद्धति नहीं हुआ कि पूर्व बहुमत से आप जीत रहे, 67 और 71 के चुनाव इन्होंने जीत लिए। लेकिन 1977 में जब पहली बार कांग्रेस हारी और जनता दल की सरकार बनी, तो ये माना गया कि जो भारतीय राजनीति है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी द्विदलीय प्रणाली का प्रादुर्भाव हो चुका है। 1956 में जो जनसंघ बना था वो इस जनता पार्टी में शामिल था। ठीक, जनता पार्टी में शामिल है, उसमें सरकार वो बनाया मिल करके। और जो पहला प्रधानमंत्री जो इनका बनता है, इसमें दो लोग जो है गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनती है और 2 लोग उसके प्रधानमंत्री बनते हैं बैक टू बैक। इनमें चौधरी चरण सिंह रहते हैं और मोरारजी देसाई। ठीक है, ये दोनों लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो आपके राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक हैं, जिनको मैंने आपको बताया है, इनका 1967 के आसपास इनका प्रादुर्भाव हुआ था। कांग्रेस मतलब किसान आंदोलन के नेता के रूप में बन करके उभरे थे। 80 में कांग्रेस पुनः मजबूत हो गई, क्योंकि एक बार जब ये जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी चीज़ों को मोबिलाइज करने में उतनी सक्षम नहीं रही। कांग्रेस का अभी तो खात्मा हुआ नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो फिर पुनः वापस आती है 1980 के दौर में। इंदिरा गांधी फिर से वापस आ जाती हैं और सिखों के साथ उस समय इनका एक द्वंद्व चल रहा था। 84 में इनको मार दिया जाता है जान से, इनको गोली मार दी जाती है। और जब इनको गोली मारी जाती है तो कांग्रेस में उस समय भी कोई लीडरशिप नहीं थी। जनरली जो है ये माना जाता था यहाँ तो वैसे भी परिवारवाद की राजनीति में, अगर इसको सच कहूँ तो सीधी सीधी यहाँ परिवारवाद की एक राजनीति शुरू से चली कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी के बाद में फिर
उधर संजय गांधी मर चुके थे, संजय गांधी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। राजीव गांधी तो पायलट थे, राजीव गांधी तो नेता थे ही नहीं, और वो पायलट प्रोजेक्ट भी थे प्रधानमंत्री का, समझ लीजिए एक प्रकार का। उस समय जो है वो ज्ञानी जैल सिंह वो हुआ करते थे आपके राष्ट्रपति, और उन्होंने उनको उठा करके बना दिया। तो खैर वो आ गए और उन्होंने अपने आप को बाद में एक प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया। ये वाला चुनाव तो उन्होंने जो मतलब 1980 के बाद वाला पहला चुनाव होता है वो तो जीत लेते हैं इमोशन के नाम पर। इंदिरा जी जो मरी, इंदिरा जी के मरने का जो इमोशन था 1984 में जो चुनाव होता है, उसको तो मतलब बहुत मास लेवल पर सपोर्ट मिला जो है राजीव जी को। भाई एक है कि आप कोई मरा हुआ आदमी है, उसका जो इमोशन आपको मिला कि इनकी माता जी का देहांत हो गया, जनता ने जुट करके इनको वोट दिया और ये जो जीत गए। तो ये एक है कि उन्होंने लंबे समय तक 5-6 साल उस गवर्नमेंट को चलाया। फिर बाद में राजीव जी की भी हत्या होगी, राजीव जी की हत्या हुई तो फिर एक बार का पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि कांग्रेस ही एक दल के रूप में था। द्विदलीय व्यवस्था का 77 में प्रादुर्भाव शुरू तो हो गया था, लेकिन ये है कि फिर दूसरा दल उभरने से पहले ही कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के रूप में एक बड़ा नेता मतलब उनके पास था ही, तो उसने जो उसको जाकर के कैप्चर कर लिया पूरी राजनीतिक विचारधारा को। फिर से वो आ गई और फिर अगेन ये उनकी मौत के बाद में राजीव जी आए और उन्होंने उस टेन्योर को आगे कायदे से बढ़ाया। लेकिन जब राजीव जी की मृत्यु होती है तो एक अगेन वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, कांग्रेस में भी लीडरशिप का अभाव होना शुरू हो जाता है। इस समय आप मानते हैं 1989 में जो है भारत में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है और जो है जनता दल का गठन किया जाता है। एक्चुअली में जनता दल बनती है, उसको भी जनता पार्टी की ही आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, है ना। 90 के दशक में 89 में ही आम चुनाव में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ठीक, 89 में क्या बनी, दूसरी बार जो है वो, इसको संयुक्त रूप मोर्चा हम कहते हैं, यूनाइटेड फ्रंट। इसमें जनता दल, जनता पार्टी और क्या क्या, उसमें जनसंघ वाले लोग भी शामिल थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर के इसे बनाया और बीपी सिंह पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने, जिनको हम विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं। ये भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो ये प्रधानमंत्री बने तो एक दलीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो रहा था, दलीय व्यवस्था। हमने कहा कि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का गठन हो ही चुका था 1980 में। तो ये जो जनसंघ थी वो भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो चुकी थी, इस समय बसपा भी बन चुकी थी 1980 में। तो ये सब दल अपने आप में धीरे धीरे उभर चुके थे। अब ये मतलब जनता पार्टी, जनता दल, ये सब बिहार उहार में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां जो समाजवादी परिवार के रूप में इनका गठन होना शुरू हुआ। 1992 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 1989 में जो आपका पार्लियामेंट हुई वो अपने आप में एक संलयन का जो उदाहरण है, फ्यूजन, डिफरेंशिएशन का उदाहरण है। बहुत सारे उसमें राजनीतिक दल थे, क्षेत्रीय पार्टियों के बहुत सारे सदस्य थे। तो तब तक भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का एक पूरा हुजूम आ चुका था और इस समय ये कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, तृतीय लोकतांत्रिक जन-उफान। पहली बार तो भारत में सन 1947 में राजनीतिक पार्टियों का परिवर्तन हुआ, जिसमें कांग्रेस एक दल के रूप में उभरा जो 1967 तक चलता रहा। 67 में आकर के आपने देखा दलीय व्यवस्था के रूप में कांग्रेस को चैलेंज मिलना शुरू हुआ। 67 में पहली बार 283 सीटों तक सीमित हो गए। 77 में आकर के गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हो गया। राज्य में तो पहले से ही हारना शुरू हो गए थे, राज्य में कई क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी थी। बिहार में जो है वो जनता दल ने जो है वो सरकार बना लिया था, है ना। दूसरी तरफ अलग अलग जो है तमिलनाडु वगैरह में परिवर्तन हुए, पंजाब में बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे थे। खैर ये तो क्षेत्रीय स्तर के परिवर्तन थे। 77 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन हुआ, 1989 में फिर राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन हुआ। 1989 में किसी एक दल की गवर्नमेंट नहीं बनी, संयुक्त मोर्चा बना, जिसको कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट, है ना। उसकी सरकार बनती है जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री बनते। तो इस तरीके से भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हमने तो कांग्रेस का पूरा इतिहास इसमें पढ़ लिया। कांग्रेस को तो हम जानते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस जो बनी। अब हम नेक्स्ट जो पार्टी है, जिनमें अभी इसी में बीच में मैंने कई राष्ट्रीय पार्टियां जो बाद में राष्ट्रीय पार्टी में, पहली राष्ट्रीय पार्टी अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस खत्म कर दी, क्योंकि 98 में आएंगे तो आप जानते हैं कि फिर उन्होंने यूपीए बनाया। हालांकि तुरंत ही परिवर्तन होता है, ये 1989 से 92 तक ही सरकार ये 1991-92 तक चलती है, क्योंकि 90 के बाद में कांग्रेस ने फिर परिवर्तन किया, है ना। तो नरसिंहा राव जो है वो दोबारा
मतलब बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो कांग्रेस परिवार के थे। तो नरसिंहा राव काफ़ी दिन तक उसको चलाते हैं और इन्हीं के समय में सन 1992 में भारत में उदारवाद आता है। ठीक है, उदारवाद इसको कहते हैं लिबरलिज्म, ओपन मार्केट इकानमी, खुली बाजार व्यवस्था को जो है बढ़ावा उसके बाद दिया जाता है, जिनमें मनमोहन सिंह जब उस समय वित्त मंत्री थे, उन्हीं के सलाह पर ये काम किया जाता है। ठीक, नरसिंहा राव ने किया। तो 1993-94 तक इनकी सरकार रही। इसके बाद में इसमें आई के गुजराल बने। ठीक है, और मतलब जो है पीवी नरसिंहा राव, आई के गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, ये सब बहुत सारे इस समय प्रधानमंत्री में वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स का काल है। क्योंकि धीरे धीरे ना कई दलीय व्यवस्था आ गई, तो स्टेबल गवर्नमेंट बनी नहीं रही थी। एक सरकार की बहुमत हो तो फिर वो सरकार रुके, एक पार्टी का मतलब अच्छी खासी सीटें हो, तो इसमें दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर की पार्टियां, 10 सांसद इनके, 20 सांसद उनकी और मिल करके गठबंधन बना रहे हैं। उसी में आपको प्रधानमंत्री एक बार आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी बने, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे उस समय, समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर चुकी थी। तो उसके ये पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने, 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई। आरिफ मोहम्मद खान ने इनसे समर्थन वापस ले लिया। फिर इनकी जो है 13 महीने की सरकार बनी, फिर वो गिर गई। फिर इसके बाद में जो है 13 दिन 13 महीने, फिर इसके बाद में 5 साल, 1998 में जब बनी, 99 में 98 बनी तो 13 महीने के लिए बनी, 99 में बनी, कारगिल युद्ध उसी समय हुआ था। तो 2004 तक इनकी सरकार रहती है। और फिर आपने देखा कि यूपीए की गवर्नमेंट आ गई। और यूपीए, ये कांग्रेस का पूरा इतिहास देख लीजिए आप, यूपीए ने 2 बार शासन किया, इसके बाद वो सत्ता से बाहर हो गई। तो वो जो मतलब आफ्टर 20th सेंचुरी जो कांग्रेस है वो पूरा यूपीए के अंडर में ही चली, और जिसमें मनमोहन सिंह 2 बार उसके प्रधानमंत्री बने। सब 2005 का जो जनरल असेंबली इलेक्शन उन्होंने जीत लिया, 2004 का, 4 से जो है 9 तक वो प्रधानमंत्री रहे, और 9 से फिर 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 14 में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, बेसिकली हम उसको कह सकते हैं, एनडीए ने फिर से उनको हरा दिया। तो अब नेक्स्ट पार्टी जिसको हमको पढ़ना है, जो बड़ी राजनीतिक पार्टी आज के दौर में भारत की है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उभार, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसमें टेक में आई। अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि उनका प्रादुर्भाव किस तरीके से हुआ, कब गठन हुआ। क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।